भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक ऐसा मोड़ था जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये वो दौर था जिसने पहली बार उपमहाद्वीप के इतने बड़े हिस्से को एक ही झंडे के नीचे ला दिया और भारत की पहली महाशक्ति की नींव रखी। लेकिन सोचिए, एक राष्ट्र बनने से पहले ये भारतीय उपमहाद्वीप हजारों छोटे बड़े राज्यों की जमीन थी। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी को सबसे पहले एक साथ जोड़ा किसने? इसका जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही शानदार अध्याय की तरफ ले जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस साम्राज्य के बनने की। देखिए, ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बड़ी सोच की, एक जबरदस्त रणनीति की और एक नए भारत को देखने की। अगर मौर्य वंश के सफर पर नजर डालें तो ये करीब 137 साल तक चला। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की और 185 ईसा पूर्व में यह खत्म हो गया। इस दौरान चंद्रगुप्त, बिंदुसार और महान अशोक जैसे शासक हुए, जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। इस विशाल साम्राज्य के पीछे दो असाधारण दिमाग थे। एक तरफ थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, एक कमाल के सैन्य रणनीतिकार जिन्होंने उस वक्त के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका, और दूसरी तरफ थे उनके गुरु और सलाहकार कौटिल्य, जिन्हें हम सब चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो इस पूरे साम्राज्य को चलाने का असली ब्लूप्रिंट था। तो ये सुपरस्टेट आखिर बना कैसे? देखिए, चंद्रगुप्त ने पहले नंद वंश को हराकर मगध पर कब्जा किया, जो उस वक्त सत्ता का केंद्र था। फिर उन्होंने उत्तर पश्चिम में सिकंदर के जाने के बाद जो यूनानी ताकतें बची थीं, उन्हें पीछे धकेला। 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ हुई संधि तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इससे मौर्य साम्राज्य में आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के हिस्से भी आ गए। इसने साम्राज्य की सीमा को सीधा हिंदुकुश पहाड़ों तक पहुंचा दिया, जिसे एक वैज्ञानिक सीमा कहते हैं, यानी एक ऐसी प्राकृतिक सीमा जिसकी रक्षा करना बहुत आसान हो। एक साम्राज्य को जीतना एक बात है, लेकिन इतने बड़े इलाके पर अच्छे से शासन चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब देखते हैं कि मौर्यों ने इस विशाल शाही मशीन को चलाया कैसे। इस पूरी मशीन का जो इंजन था वो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह था। मतलब इसे आप एक साम्राज्य को चलाने के लिए लिखी गई अल्टीमेट प्लेबुक समझ सकते हैं, जो हर छोटी बड़ी बात बताती थी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया, यानी राज्य के 7 अंग। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य को एक शरीर की तरह देखा गया, जिसका हर अंग जरूरी था। राजा, मंत्री, जमीन और लोग, किला, खजाना, सेना और मित्र देश, ये सब मिलकर एक मजबूत राज्य बनाते थे। अगर एक भी हिस्सा कमजोर हो जाए तो इसका असर पूरे साम्राज्य पर पड़ता था। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत ही संगठित और विशाल नौकरशाही थी। ये कुछ उदाहरण हैं कि सिस्टम कितना डिटेल्ड था। समाहर्ता टैक्स कलेक्शन देखता था, तो सीताध्यक्ष सरकारी खेती की जमीनें संभालता था। व्यापार से लेकर खदानों और नावों तक हर चीज के लिए एक सुपरिंटेंडेंट था। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा स्पेशलाइजेशन उस जमाने में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इतनी बड़ी सेना और नौकरशाही को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कई मजबूत खंभों पर टिकी थी, जिसमें खेती सबसे बड़ा आधार थी। इसके अलावा भाग जैसे टैक्स से होने वाली कमाई, फलता फूलता व्यापार, कारीगरों के संगठन और सीता कही जाने वाली सरकारी जमीनें, ये सब मिलकर शाही खजाने को हमेशा भरा रखते थे। और अब कहानी में एंट्री होती है सम्राट अशोक की। और फिर एक ऐसी घटना घटती है जो न सिर्फ उन्हें बल्कि सैन्य शक्ति पर बने इस पूरे साम्राज्य की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 1,0261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की ये सिर्फ एक अनुमानित संख्या है। 1.5 लाख और लोगों को बंदी बना लिया गया था। युद्ध के मैदान पर हुई इस भयानक तबाही ने अशोक के दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा सदमा पहुंचाया। इस विनाश को देखकर अशोक पूरी तरह बदल गए। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म घोष यानी नैतिकता और शांति के संदेश को अपना लिया। अब तलवार से साम्राज्य विस्तार की नीति खत्म हो चुकी थी। अब शासन का आधार नैतिकता और धर्म था। तो ये धम्म था क्या? ये कोई नया धर्म नहीं था, ये एक तरह का नैतिक कोड ऑफ कंडक्ट था। ये अहिंसा, सहनशीलता,
लोगों की भलाई और सभी जीवों के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांतों पर आधारित था। ये एक शासक का अपनी प्रजा के प्रति नैतिक कर्तव्य था, जिसे अशोक ने पूरे साम्राज्य में फैलाया। और अपने धम्म के संदेश को फैलाने के लिए अशोक ने पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी। उन्होंने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर अपने आदेश खुदवाए। धम्म महामात्र नाम के खास अफसर नियुक्त किए जो लोगों को धम्म सिखाते थे। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल, कुएं और आराम घर बनवाए और तो और अपने इस शांति के संदेश को विदेशों तक पहुंचाने के लिए दूत भी भेजे। उनका ये एक वाक्य उनके नए शासन के पूरे दर्शन को बता देता है, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ये दिखाता है कि वो खुद को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अपनी प्रजा का पिता मानते थे, जिसकी जिम्मेदारी अपनी संतान की भलाई करना है। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस साम्राज्य का भी एक आखिरी अध्याय था। चलिए अब इसके पतन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत की ये पहली महाशक्ति आखिर बिखर क्यों गई। साम्राज्य का पतन कई वजहों से हुआ। अशोक के बाद कोई भी इतना मजबूत उत्तराधिकारी नहीं आया जो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ रख सके। विशाल सेना और नौकरशाही को बनाए रखने का खर्च खजाने पर बहुत भारी पड़ने लगा था, खासकर तब जब युद्ध से होने वाली कमाई बंद हो गई थी। केंद्र के कमजोर होते ही दूर के गवर्नर आजाद होने लगे और भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। इन सब ने मिलकर साम्राज्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। और फिर आखिरी चोट लगी 185 ईसा पूर्व में। आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया और शुंग वंश की शुरुआत हुई। मौर्य साम्राज्य की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सैन्य बल पर बनाया गया एक साम्राज्य सिर्फ शांति और नैतिकता के दर्शन के सहारे टिका रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मौर्यों की विरासत के केंद्र में है और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।